बच्चों में एंटीबायोटिक की वजह से एक चीज होता है एंटीबायोमा, एक तरीके का बॉइल टाइप बन जाता है। इतने दिन के लिए जितना डोज और जिस ड्यूरेशन पे बोली ना उतना ही देना चाहिए। बताते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। एक होता है बैक्टीरियोसाइडल। जो बैक्टीरियोसाइडल होता है ना उसका काम ये होता है वो लोग कोई भी एंटीबायोटिक उठा के खाते हैं तो इसकी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। फिर वो आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, ब्लड रिपोर्ट होती है तो उसके बाद मालूम पड़ता है कि हाँ भाई ये किस बैक्टीरिया की वजह से है, फिर एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस क्या होता है और ये क्यों होता है। जो एंटीबायोटिक जिस बैक्टीरिया के लिए दी जा रही है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स फ्यूचर में काम करना बंद कर सकती हैं हमारी बॉडी में। हेलो दोस्तों, मैं हूं नदीम खान और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वॉक्टर डॉक्टर में, जहां हम हेल्थ से रिलेटेड हर एक बात को आसानी से समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक्स, जिसे आपका जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स का नुकसान क्या होता है, क्या हर बुखार में, हर बीमारी में एंटीबायोटिक्स लेना ज़रूरी है, ये कितना खतरनाक हो सकते हैं। और इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सईद जौनपुरी, जो हमारे इन सारे सवालों का जवाब आसानी से देंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो सर, सबसे पहले जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। ओके। एंटीबायोटिक ना आमतौर पे दो टाइप के होते हैं। एक होता है बैक्टीरियोसाइडल और दूसरा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक्स। जो बैक्टीरियोसाइडल होता है ना उसका काम ये होता है कि वो बैक्टीरिया को किल करता है। ओके। और बैक्टीरियोस्टैटिक्स जो होता है ना वो उसकी ग्रोथ को रोकता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ। नॉर्मली हम लोग जो ओवर काउंटर दवा खाते हैं जिसमें बहुत कॉमन है एजिथ्रोमाइसिन, ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स है, ये ग्रोथ को रोकता है। और एक बहुत कॉमन है जो लोग खाते हैं, अमोक्सिसिलिन नाम सुना होगा या ऑगमेंटिन नाम सुना होगा, वो है बैक्टीरियोसाइडल। तो दो ही तरीके की एंटीबायोटिक होती है, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। इसी दो पे काम होता है। ओके। एंटीबायोटिक का ये काम। और ये काम कैसे करते हैं। हर एक दवा का अपना अपना अलग अलग मैकेनिज्म है। तो जब तक कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है और आपने एंटीबायोटिक दे दी, एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करेगी। जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है फिर उसका क्या मैकेनिज्म है उस हिसाब से फिर एंटीबायोटिक दी जाती है, उसके एरिया के हिसाब से, तो वो फिर अपना काम करता है। उसकी एक लंबी मेडिकल वो क्या बोलेंगे पैथोजेनेसिस वगैरह है, मैकेनिज्म का लंबा एक वो है, वो अपन एक्सप्लेन करना मतलब कोई वो सही बात भी नहीं है अभी। हाँ। ओके। और दूसरी चीज जानते हैं, एंटीबायोटिक्स और नॉर्मल पेन किलर में क्या फर्क होता है। यार बहुत फर्क है, मतलब दोनों अलग चीज है, दोनों बहुत अलग चीज है। एंटीबायोटिक का काम है बैक्टीरिया पे एक्शन करना। पेन किलर का काम है कि जो बॉडी में दर्द होता है उस पे काम करना है। किसी भी टाइप का दर्द हो उस पे वो काम करता है। तो दोनों बहुत अलग चीज है। दोनों का मतलब एक साथ सवाल ही नहीं खड़ा होता, दोनों अलग चीज है। करेक्ट, लाइक बैक्टीरिया और पेन किलर लाइक डिफरेंट। हाँ, दोनों अलग चीज है। करेक्ट करेक्ट। पेन किलर का मतलब ये जो पेन को खत्म करे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर जानते हैं वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कैसे फर्क कर सकते हैं। देखो वायरल इन्फेक्शन वो होता है ना कि जिसमें वायरस का रोल हो, नाम ही इसीलिए ऐसा बना है वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, जो नॉर्मली जो सीजन अभी चल रहा है, कॉमन कोल्ड हो गया, हम लोग सर्दी बुखार कहते हैं, तो ये वायरल है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो अलग होता है जिसमें बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट है, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। करेक्ट। जिसमें आप निमोनिया वगैरह ले सकते हो। ठीक है, तो दोनों अलग चीज है, वायरल और बैक्टीरियल दोनों अलग है। ओके। दूसरा चीज मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या हर बुखार में एंटीबायोटिक्स लेना जरूरी है। ऐसा नहीं होता है, हर बुखार में एंटीबायोटिक नहीं है। अगर वो फीवर जो है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से तो उसमें एंटीबायोटिक का रोल ही नहीं है। और अगर वो बुखार बैक्टीरिया की वजह से है तो फर्स्ट डे तो मालूम भी नहीं पड़ता। करेक्ट। फिर वो आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, ब्लड रिपोर्ट होती है तो उसके बाद मालूम पड़ता है कि हाँ भाई ये किस बैक्टीरिया की वजह से है, फिर एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस क्या होता है और ये क्यों होता है।
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना उसको आप यूं समझें कि जो एंटीबायोटिक जिस बैक्टीरिया के लिए दी जा रही है वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे काम नहीं कर रही और ये काम नहीं करने की वजह जो है वो ये है कि मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक है। लोग क्या करते हैं कि मेडिकल पे चले जाते हैं, वहां से दवा ले लेते हैं और खा लेते हैं। उसका ना तो उन्होंने प्रॉपर डोज लिया है, ना उन्होंने किस बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है उसकी जांच हुई है, और वो लोग कोई भी एंटीबायोटिक उठा के खाते हैं। तो इसकी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है और ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज। तो लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि हम बहुत जरूरी है। हाँ, डॉक्टर की सलाह के बगैर ऐसी दवाइयां ना लें। लोग भाई डॉक्टर भी तो थक गए बोलते बोलते। सवाल ये है, आप डायरेक्ट मेडिकल पे चले गए, ले लिए, आपके पड़ोसी को किसी दवा से अच्छा हुआ, पड़ोसी ने बोल दिया, आपने ले लिए। सेल्फ मेडिकेशन होता है। एक बार आप डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर ने दवा दी, आप अच्छे हो गए, तो दूसरी बार आपको कुछ हुआ है तो आपने सोचा क्या डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, यही खा लेता हूँ, इससे अच्छा हो जाऊंगा। तो ये बहुत सारे तरीके हैं और कुछ रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन भी होते हैं। इन्फेक्शन किसी और चीज का है, डॉक्टर ने दवा कुछ और चीज दे दी। तो ये सारी चीजें, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। एक चीज और जानना जरूरी है लोगों के लिए कि क्या एंटीबायोटिक्स हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है? अगर आपने गलत इस्तेमाल किया है तो डेफिनेटली वो करेगा। अगर आपने उसका मिसयूज किया है तो करेगा। आपने सही इन्फेक्शन पर सही तरीके से सही दवा इस्तेमाल की है तो वो आपके इम्यून सिस्टम को हार्मफुल नहीं है। अब अभी आपने जैसे पूछा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो जाहिर सी बात आपके इम्यून सिस्टम को खराब करेगा। करेक्ट। ओवरडोज हो गया, मिसयूज हो गया, टाइम पे आपने प्रॉपर कोर्स मुकम्मल नहीं किया तो जाहिर सी बात है वो आपके इम्यून सिस्टम को हार्म करेगा। ओके। और ये सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन की बात नहीं है। आप किसी भी पैथी में अगर मेडिसिन का मिसयूज करोगे तो आपकी इम्यूनिटी को इम्पैक्ट करेगा। करेक्ट। ये खाली लोगों ने मशहूर कर दिया है कि भाई अंग्रेजी दवा इस तरीके का मतलब इम्यूनिटी कमजोर करती है, ये नहीं है। ओके। अंग्रेजी दवा ही है जो आपको इम्पैक्ट बहुत जल्दी लाके देती है। बेसिकली इम्यून सिस्टम होता क्या है? इम्यून सिस्टम आपकी इंटरनल बॉडी का पावर है इम्यून सिस्टम कि जो आपकी बीमारी में जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या किसी भी तरीके का नुकसान आपके बदन में होने वाला होता है तो आपके बदन की एक ताकत उससे पहले लड़ने को तैयार होती है, वो इम्यून सिस्टम है। ओके। सबसे सिंपल वर्ड में वो इम्यून सिस्टम है। तो वो इंसान जितना अपने आप को हेल्दी रखेगा, जितना आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा, जितनी एक्सरसाइज वगैरह पे रेगुलर फोकस करेगा, उससे वो बिल्डअप अच्छी होगी। ओके। फिर मैं जानना चाहूंगा कि एंटीबायोटिक्स के कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? यार कॉमन साइड इफेक्ट जो है ना उसके 4-5 बहुत कॉमन है। नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, डायरिया होता है, कभी कभी एब्डोमिनल पेन भी होता है, ठीक है, लूज मोशन ज्यादा होने लगते हैं कुछ एंटीबायोटिक से। तो ये ऑलमोस्ट हर मेडिसिन के ये साइड इफेक्ट बहुत पहले हैं। फिर कभी कभी एंटीबायोटिक वगैरह से ना रैशेस भी आते हैं इसकी। करेक्ट। तो ये सारे उसके वो हैं साइड इफेक्ट्स। ओके। और एक सवाल लोगों के मन में आता है और कभी कभी हम डॉक्टर्स से भी सुनते हैं कि एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स करना जरूरी होता है। कंपलसरी कंपलसरी है। आपने अच्छा सवाल ये होना चाहिए पहले कि हमारे यहाँ मेडिसिन वो एक पर्टिकुलर डोज में क्यों बनती है। भाई आपने देखा होगा एक मेडिसिन 10 टैबलेट की स्ट्रिप में आती है ना, एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट है। करेक्ट, ठीक है ना। एक कुछ है जो मल्टीविटामिन है वो 15 की होती है, कैल्शियम है 15 की टैबलेट का एक स्ट्रिप है। तो ये 10 टैबलेट का ही पत्ता क्यों बनाते हैं? 6 गोली का ही पत्ता क्यों बनता है? भाई अगर वो 1 डोज 2 डोज में काम करते तो 1-2 डोज का भी तो टैबलेट बन सकता था। लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली एक डोज बनाया हुआ है कि भाई ये दवा है, ये दिन में 2 बार दोगे तो 5 दिन चलेगी, ये दिन में 3 बार दोगे तो 3 दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी। तो कंपनी भी क्यों बनाती? कंपनी सिर्फ इसलिए थोड़ी उसको सेल करना है। करेक्ट। एक हर मेडिसिन का एक डोज होता है, प्रॉपर डोज होता है, ड्यूरेशन होता है कि ये डोज में दवा इतने दिन जानी चाहिए, उस हिसाब से बनती है। तो कंपलसरी है कि आप कोई भी एंटीबायोटिक शुरू करो तो उसको खत्म भी करो, बीच में छोड़ नहीं सकते आप। इसी से रेजिस्टेंस डेवलप होता है। ये चीज होती है।
तो आई थिंक लोगों को अवेयर होना चाहिए इस चीज से। अभी हम बहुत जरूरी। हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि 2 डोज लिया, 3 डोज लिया, हाँ। हमें लगा कि सर्दी ठीक हो गई हमारा। डॉक्टर बाकायदा अपने पेपर पे लिखता है कि भाई आपको ये हम्म। दवा दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लेना है। अब होता है क्या, मरीज जब अच्छा होने लगता है ना तो वो सुबह शाम लेता है, दोपहर की मिस करता है। कभी सुबह दोपहर लिया, शाम की मिस कर दिया। फिर कभी 5 दिन उन्होंने बोला है, 3 दिन में अच्छे हो गए, 2 दिन की दवा। बहुत सारे मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब अब पिछले खुराक की कुछ दवा बची हुई है, अब इसमें क्या यूज कर सकते हैं? करेक्ट। इनफैक्ट मैं भी ऐसा ही करता हूँ कि लाइक मैं अगर फील करता हूँ कि मैं ठीक हो रहा हूँ तो मैं बंद कर देता हूँ दवा। यही होता है। तो आई थिंक इसके लिए भी अवेयरनेस जरूरी बहुत है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। क्या घर के फर्स्ट एड बॉक्स में एंटीबायोटिक्स रखना नहीं है, ठीक है? नहीं। आपके घर में अगर डॉक्टर है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर डॉक्टर नहीं है तो आप फर्स्ट एड में आप एंटीबायोटिक नहीं रख सकते। नहीं, ओके। नहीं। आपको कितनी ही बार किसी दवा से फायदा हुआ हो, विदाउट आस्किंग या डॉक्टर से मिले बिना या डॉक्टर से पूछे बिना आप वो दवा इस्तेमाल नहीं कर सकते। करेक्ट। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है ना कि हमारे यहाँ हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है। हेल्थ को पब्लिक बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेती है। आपने सिर्फ मेडिकल कैंप देखे होंगे, किसी और चीज के कैंप जल्दी आपको नहीं मिलेंगे। नहीं दे। ठीक है, करेक्ट। आपको कपड़े वाले ने सेल लगा के नहीं दिए होंगे बहुत ज्यादा, किसी प्रॉपर्टी वाले के कैंप नहीं मिलेंगे। सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट के भाई सस्ते से सस्ता हमारे वहाँ ट्रीटमेंट। भाई क्यों? करेक्ट। सिर्फ यही एक डिपार्टमेंट बचा कि जहाँ आपको सारी चीज फ्री में चाहिए, सस्ती, जबकि वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जान है तो जहान है। लेकिन आप सिर्फ ये देखोगे कि मेडिकल कैंप, मेडिकल कैंप, मेडिकल कैंप। किसी स्टेट एजेंट को आपने नहीं देखा होगा कि उसने बोला होगा कि भाई मेरे पास 10 फ्लैट बचे हुए हैं, आओ मैं बिना क्या बोलते हैं अपनी फीस लिए बिना मैं 10 लोगों को दे दूंगा जो गरीब होंगे। करेक्ट। नहीं, कभी कभी मार्केट में कभी नहीं सुनोगे, नहीं सुना। लेकिन सिर्फ मेडिकल डिपार्टमेंट ही आपको बचता है कि जहाँ सारी चीज आपको सस्ती चाहिए। तो ये अवेयरनेस की बात। पब्लिक में बिल्कुल हेल्थ को लेकर अवेयर पब्लिक नहीं, सीरियस भी नहीं है। सीरियस होगी तभी अवेयर होगी ना, सवाल तो। क्या एनिमल्स में भी एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है? हाँ, उनको भी बीमारी होती है, उनको भी इन्फेक्शन होते हैं, उनको भी फोड़े बॉइल्स होते हैं, उनको भी सर्दी खांसी होती है, उनको भी निमोनिया होता है, तो उनके अंदर भी इस्तेमाल होती है। ओके। उनके वेट के हिसाब से उनको भी दवा दी जाती है। ओके। क्या पुरानी एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक्स लेना सेफ है? नहीं, आई थिंक कोई भी मेडिसिन एक्सपायर्ड लेना, कोई भी एक्सपायर्ड मेडिसिन लेना सेफ नहीं है। आपने कभी रिएक्शन तो बहुत कम ही देखा होगा कि किसी ने एक्सपायर्ड मेडिसिन ली है और उसका रिएक्शन हुआ हो। ये मैंने तो नहीं देखा है। लेकिन सवाल ये है कि जब एक चीज की वैलिडिटी आपको बता दी गई है, इतनी है, उसके बाद इसके क्या असर होंगे उसके बारे में कोई जिम्मेदार नहीं है, तो फिर लेने का मतलब क्या? लेने का कोई मतलब नहीं होता ना। करेक्ट। तो एक्सपायर्ड मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एक्सपायरी डेट किसकी होती है? शेल्फ की होती है एक्सपायरी डेट या फिर मेडिसिन की होती है? मेडिसिन की होती है। ओके। मेडिसिन की होती है। ओके। हाँ, क्योंकि ये जो मेडिसिन बनती है ना, ये केमिकल जो होते हैं उसको हवा, सूरज की रोशनी, पानी, ये सब चीजों से कवर किया जाता होता है। जब तक ये इन सब चीजों से कवर नहीं होती वो मेडिसिन बचती नहीं। करेक्ट। तो एक टाइम आता है कोई भी चीज हो, एनवायरनमेंट का उस पर असर पड़ता है, तो फिर वो लोग उस हिसाब से, और भी चीजें हैं, उस हिसाब से फिर वो लोग एक फिक्स डेट करते हैं कि भाई इसके बाद इसका इस्तेमाल नहीं होगा। ये चीज। ओके। तो को एंटीबायोटिक्स देने में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? पहले तो अगर बच्चा बीमार होता है तो पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए। उसके बाद अगर किसी डॉक्टर ने या किसी पीडियाट्रिशियन ने लिखा है एंटीबायोटिक, तो वो आप देखेंगे कि उसने लिखा होगा 3 ml, 3.5 ml, 5 ml दिन में 2 बार, 5 डेज के लिए, दिन में 2 बार, 7 डेज के लिए, 3 डेज के लिए, तो वो कंप्लीट करना जरूरी है। बच्चों में एंटीबायोटिक की वजह से एक चीज होता है एंटीबायोमा, एक तरीके का बॉइल टाइप बन जाता है। वो एंटीबायोटिक की वजह से ही होता है, या तो उसके ओवरडोज से या उसके मिसयूज से। तो पीडियाट्रिशियन जितने दिन के लिए जितना डोज और जिस ड्यूरेशन पे बोले ना, उतना ही देना चाहिए। ओके। हाँ, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। आपको नॉलेज है, ठीक है, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते क्यों? इसीलिए जाते हैं कि भाई हमारा बच्चा जल्दी अच्छा हो। तो और इस पे एक बात मैं और ऐड कर दूं कि वो जो सिरप होती है वो भी डोज के हिसाब से बनती है। ठीक है, 30 ml, 50 ml, 60 ml, तो उतना पिलाना जरूरी होता है,
क्या नेचुरल एंटीबायोटिक्स भी होती हैं? हाँ, यूनानी और आयुर्वेदा में ना वो जो हल्दी है हुँ, 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 और जिंजर है, हुँ, इन हुँ, सब के हुँ, बारे में लिखा है। हुँ, 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 लेकिन सवाल ये है ना कि हमारे पास क्लिनिक पे कितने हुँ, बच्चे आते हैं या कितने बड़े आते हैं, जब उनको चोट लग जाती है तो वो हल्दी लगा के आ जाते हैं, हुँ, हुँ, हल्दी का पाउडर भर के आ जाते हैं। हुँ, कितनी बार ये भी देखा गया है कि अगर उसको सही से क्लीन नहीं करो ना, तो वो हुँ, हल्दी के पाउडर की वजह से वहाँ थोड़े बहुत इन्फेक्शन हो जाते हैं। हुँ, 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 क्योंकि अब वो नेचुरल फॉर्म में हल्दी बहुत कम मिलती है। हुँ, आपको जो भी पाउडर मार्केट से मिलता है, वो आर्टिफिशियल कलर के साथ आता है। हुँ, तो आती है, हुँ, इनकार नहीं है हुँ, नेचुरोपैथी में। हुँ, हुँ, लेकिन नेचुरोपैथी का मसला ये है ना कि आप अगर आप उसको लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हो ना, तो हुँ, उसका इफ़ेक्ट होता है। हुँ, आप ये चाहते हो कि हम 1 दिन, 2 दिन खा लें, 1 दिन, 2 दिन में उसके इफ़ेक्ट नहीं आते। हुँ, 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 नेचुरोपैथी नहीं करेक्ट। आते। ये हुँ। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स फ्यूचर में काम करना बंद कर सकती हैं हमारी बॉडी में। यार, हाँ। ये ना बंद तो नहीं करेगी। हुँ, उसकी वजह ये है कि मेडिकल डिपार्टमेंट में और हेल्थ हुँ, डिपार्टमेंट में हुँ, 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 रोज़ नई-नई रिसर्च आ रही है। हुँ, हुँ, सवाल जो सबसे बड़ा है, इससे हम लोग ने पीछे अभी वो पहले भी बात की है, हुँ, वही है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। हुँ, 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 इतना इंडिया में मिसयूज़ हो चुका है ना हुँ, 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 एंटीबायोटिक का, और हुँ, इतने ज़्यादा रेजिस्टेंस आ गए हैं, उसमें हुँ, कॉमन है, नाम लूँगा एज़िथ्रोमाइसिन, हुँ, उसका भी रेजिस्टेंस बहुत है। हुँ, 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 तो हुँ, ये फ्यूचर में हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एक थ्रेट है, हुँ, क्योंकि जब एक इन्फेक्शन के लिए आप आए हो हुँ, और मैंने आपको एक एंटीबायोटिक दी है, हुँ, आप उसको 3 दिन खाए हो और वो आपकी बॉडी पे असर नहीं कर रही है, तो हुँ, इन्फेक्शन तो डेफिनिटली आपकी बॉडी में और बढ़ेगा। करेक्ट। हुँ, तो उसको हील करने के लिए मुझे और एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, हुँ, और हुँ, अगर वो भी रेज़िस्ट है आपकी बॉडी में, तो हुँ, फिर मुझे कोई तीसरी चूज़ करनी पड़ेगी। हुँ, तो ये जो ड्यूरेशन बीमारी का बढ़ेगा, हुँ, उससे आप भी परेशान होगे हुँ, और बॉडी भी परेशान होगी, हुँ, और वो इन्फेक्शन बॉडी में इतना और पेनिट्रेट करेगा। हुँ, तो सबसे बड़ा मसला फ्यूचर का जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ही है, हुँ, हुँ, सबसे बड़ा मसला है। हुँ, हुँ, तो जो ये आजकल मिसयूज़ है ना, और हुँ, इसका कॉमन कॉज़ यही है, हुँ, ओवर काउंटर ड्रग मिल जाना, हुँ, सेल्फ मेडिकेशन करना, हुँ, प्रॉपर वे में एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं करना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है हुँ, हुँ, कि डॉक्टर किस इन्फेक्शन के लिए कौन सा एंटीबायोटिक चूज़ कर रहा है। हुँ, अगर उसमें भी गलती होती है, तो वो भी रेजिस्टेंस पैदा करेगा। हुँ, हुँ, तो हुँ, फ्यूचर में इंडिया इंडिया जैसी कंट्री के लिए हुँ, ये बड़ा सवाल, ओके, बड़ा सवाल। ओके। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम ऐसे और वीडियोज़ आपके लिए ला सकें।